तो लिखो गतिकी। क्या हुआ बोलो। अच्छा होमवर्क दिए थे और चेक कर लेते हैं, मिला लो सब। चलो पहला ए क्रॉस बी, मिलाओ सब। आई प्लस 26 जे प्लस 19 के, ठीक है। इसका एकांक सदिश आई प्लस 26 के प्लस 19 के, और रूट में सोल्व नहीं की है, रूट में सोल्व करना पड़ेगा ना। रूट वैसे उसका स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, ये भी आएगा, आंसर आ जाएगा, सोल्व नहीं की है। दूसरा ए क्रॉस बी -2i प्लस 19j माइनस 19 के 16 के -16 के आया। इसका एकांक सदिश -2i प्लस 19j -16 के, और रूट लगा देना, सबका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तीसरा ए क्रॉस बी 10i -20j प्लस 10k, ठीक है। इसका केवल ए क्रॉस बी ही बोले थे निकालने के लिए। चौथा ए क्रॉस बी 16i -11j -35k, ठीक है। पांचवा -6i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। छठा 13i प्लस 7j प्लस 4k, ठीक है। चलो मेन फिजिक्स स्टार्ट होने जा रहा है, बढ़िया सब पढ़ना, पहले बता दिए। चलो लिखो, चैप्टर का नाम है गतिकी। चलो लिखो जल्दी से, चैप्टर का नाम है गतिकी, काइनेमेटिक्स। यहां से फिजिक्स सुधार लेना, सब पहले हम बता दिए। यहां से फिजिक्स में सब चीज फोकस करना है बढ़िया से। मेन फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है बाबू, समझ में आया कि नहीं। बाकी जितना भी बताएं सब बेसिक फिजिक्स है। वो बीमा हो गया पूरा बेसिक, वेक्टर वगैरह जो भी बताएं सब बेसिक है, उसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बताएं अवकलन समाकलन, सब बेसिक चीज बताएं, सबका यूज होगा, ठीक है। मेन चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होता है यहीं से, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो है वहीं से तुम्हारा मेन स्टार्ट होता है, गतिकी। चलो स्टार्ट करें, बढ़िया से पढ़ना, एक एक चीज पूरा क्लियर होते जाएगा। फिजिक्स में कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार का होना चाहिए। चलो स्टार्ट करें, लिखा गया। चलो देखो बाबू, चैप्टर का नाम है गतिकी, ठीक है। गतिकी को इंग्लिश में काइनेमेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स, ठीक है। गतिकी 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का गतिकी होता है। एक होता है एस्थेटिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं एस्थेटिकी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्थेटिक्स, ठीक है। दूसरा होता है गतिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायनेमिक्स, और तीसरा होता है शुद्ध गतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। आराम आराम से समझना, एकदम आराम आराम से। चैप्टर इसी प्रकार से बटा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हम बताएं एस्थेटिकी क्या है। तो एस्थेटिकी फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु जो है, कोई भी वस्तु किधर है? विरामावस्था में। कैसा रहे? विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब क्या हुआ कि वस्तु स्थिर रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा, किसी प्रकार का गति नहीं करेगा। तो एस्थेटिक, देखो नाम ही है एस्थेटिकी। तो एस्थेटिकी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु किधर रहता है? विरामावस्था में रहता है। तो उसी वस्तु का हम लोग को क्या करना? अध्ययन करना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेटिकी बोलते हैं। क्लियर हो गया? एस्थेटिकी समझ में आया कि कोई भी वस्तु किधर रहेगा? विरामावस्था में। रुका हुआ है तो रुका ही वही रहेगा, स्थिर रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेटिकी बोलते हैं। क्लियर? दूसरा हम लोग बात करें तो आता है गतिकी। तो गतिकी, मान लो कि कोई वस्तु गति कर, मानो एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। इसका वेग क्या है? v वेग है। इस v वेग से गति कर रहा है,
तो अगर इसके वेग के कारण को अध्ययन करना है, किसका? कारण का, इस वस्तु में वेग क्यों आया, उसके पीछे का कारण क्या है, तो कारणों का अगर अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा क्या? गतिकी कहलाएगा। समझ में आया बात? कि कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो उस कारण का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? गतिकी। और कारण का अध्ययन का मतलब हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बल के बारे में। कोई भी वस्तु गति करता है, जब उस वस्तु पर बल लगता है तभी वस्तु गति करता है, अन्यथा वस्तु गति नहीं कर सकता है। कोई भी वस्तु, दुनिया में कोई सा भी वस्तु है, अगर गति कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस वस्तु पर बल लगा है, तभी वस्तु क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अगर बल नहीं लगेगा तो वस्तु गति नहीं कर सकता। तो अगर गति के कारणों का अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा क्या? गतिकी कहलाएगा। और अगर केवल वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे, कारण का नहीं, केवल केवल क्या करेंगे? गति का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? शुद्ध गतिकी। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये वस्तु गति कर रहा है, तो मान लो इसका v वेग से गति कर रहा है, तो जब ये गति करेगा तो स्वाभाविक है कि दूरी आएगा। क्या आएगा? दूरी। क्या आएगा? विस्थापन आएगा। क्या आ सकता है? विस्थापन आ सकता है। क्या आ सकता है? चाल आ सकता है। और क्या आ सकता है? वेग आ सकता है। और क्या आ सकता है? त्वरण आ सकता है। तो ये सब का अगर अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा क्या? शुद्ध गतिकी। और ये गति के कारण का अध्ययन करेंगे, मतलब अगर बल का अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा क्या? गतिकी। 3 पॉइंट बोले, तीनों पॉइंट को एकदम बढ़िया से समझो। पहले बता रहे हैं, अगर वस्तु विरामावस्था में है तो कहलाएगा क्या? अस्थितिकी कहलाएगा। अगर वस्तु विरामावस्था में तो क्या कहलाएगा? अस्थितिकी कहलाएगा। अगर वस्तु गति कर रहा है और उस वस्तु में अगर दूरी आ गया, उस वस्तु में अगर विस्थापन आ गया, उस वस्तु में अगर चाल आ गया, उस वस्तु में अगर वेग आ गया, उस वस्तु में अगर त्वरण आ गया, तो ये सब चीज का अगर अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? शुद्ध गतिकी कहलाएगा। और अगर इसके कारण का अध्ययन करेंगे कि वेग क्यों आया, क्या कारण है, उसके पीछे का कारण क्या है, मतलब अगर बल का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? गतिकी कहलाएगा। बात समझ में आया? तो बल के अध्ययन को गतिकी कारण कहेंगे, और दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण का अध्ययन करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? शुद्ध गतिकी। क्लियर हो गया? तो अब बताओ, इस सबसे पहला अस्थितिकी। अस्थितिकी में कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में, तो विरामावस्था में कोई चीज अध्ययन नहीं कर सकते। अरे विरामावस्था, जैसे ये चेयर है, जहां है वहीं पे रखा हुआ है, इसका क्या अध्ययन करें? कोई भी चीज अध्ययन नहीं कर सकते। ना ही चाल का अध्ययन कर सकते हैं, ना दूरी का, ना ही कुछ का। मतलब ये सब, ये सिलेबस में हम लोग का नहीं है। हम लोग को अस्थितिकी के बारे में पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि विरामावस्था में कोई भी चीज जब विरामावस्था में है तो उसका क्या अध्ययन करेंगे? कुछ नहीं, अभी भी वैसा ही है, और 50 दिन के बाद ही देखेंगे तो वैसा ही रहेगा। जैसे अगर बात करें कि हम लोग कोई भी चीज, कोई भी आदमी काम कब करता है? जब आदमी चलता है तभी तो काम करता है ना। और कोई आदमी मृत है तो मृत आदमी का क्या अध्ययन कर रहा हो? तो मर गया, उसमें ना ही चाल है, ना ही दूरी है, ना ही विस्थापन है, किसी प्रकार का चीज नहीं है। तो हम लोग अस्थितिकी का अध्ययन नहीं करेंगे। तो हम लोग अध्ययन सबसे पहले किसका करेंगे? तो हम लोग अध्ययन पहले करेंगे किसका? शुद्ध गतिकी का। किसका करेंगे? शुद्ध गतिकी का, मतलब काइनेमेटिक्स का। और जब शुद्ध गतिकी का कर लेंगे, शुद्ध गतिकी का मतलब दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ये सब का जब अध्ययन कर लेंगे तो इसके कारण का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? गतिकी। तो इस चैप्टर में केवल केवल क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सिलेबस समझ में आया कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? शुद्ध गतिकी। क्या पढ़ेंगे? शुद्ध गतिकी। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके कारण का अध्ययन करेंगे, फिर किसका आएगा? गतिकी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो उस वस्तु में कहीं ना कहीं उसमें दूरी आएगा, उस वस्तु में कहीं ना कहीं विस्थापन आएगा, उस वस्तु में कहीं ना कहीं चाल आएगा, उस वस्तु में कहीं ना कहीं वेग आएगा, त्वरण आएगा। अगर ये सब चीज का अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा बाबू शुद्ध गतिकी। और इसके कारण का अध्ययन करेंगे कि क्यों आया इसमें दूरी, ये वस्तु क्यों गति किया, उसके अगर कारण का अध्ययन करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? गतिकी। तो ये चैप्टर केवल केवल किससे रिलेटेड रहेगा? शुद्ध गतिकी से रिलेटेड। क्लियर हो गया? मतलब क्या पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में? दूरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विस्थापन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चाल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेग। और क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्वरण। स्टार्ट करें अब, हटा दें इसको। अरे लिख लो सब, इसमें क्या पढ़ते हैं? बल। इसमें क्या पढ़ते हैं? ये सब पढ़ते हैं। लिख लो वहीं पर।
बढ़िया से पढ़ना, पहले बता रहे हैं। अब जो है ना बेसिक चीज खत्म हो चुका है, अब बढ़िया से पढ़ना। फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, पहले ही बता रहे हैं। फिजिक्स का अगर आप बीच में एक दो क्लास भी छोड़ेगा ना, मुश्किल में पड़ेगा आगे। क्लियर हम बोल रहे हैं। क्लास कभी भी एब्सेंट नहीं कर। हाँ, हम जब एब्सेंट रहे तो एब्सेंट रहो, हम अगर उपस्थित है तो तुम सबको उपस्थित होना पड़ेगा। समझ में आया बात? ठीक है, हटा दें। चलो स्टार्ट करने जा रहे बाबू। इसका नाम है क्या? शुद्ध गतिकी। चलो, तो शुद्ध गतिकी में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है गति का प्रकार। क्या पढ़ना है? गति का प्रकार। तो लिखो गति का प्रकार। चलो, इसका परिभाषा हम लिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल लिखना। पहले लिखो एक विमीय गति, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। इसका परिभाषा लिख देते हैं, लिखा देते हैं। अब देखना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी तक तो बेसिक बेसिक चीज चल रहा था, अब देखना क्या है फिजिक्स, पता चलेगा कि सर क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो लिखो एक विमीय गति। लिखो परिभाषा। जब कोई वस्तु एक विमा में, जब कोई वस्तु एक विमा में गति करता हो, तो वैसे गति को एक विमीय गति कहते हैं। तो वैसे गति को एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लेना। उदाहरण, चींटी का रस्सी पर चलना। दूसरा उदाहरण नोट करना। उदाहरण नोट करो, बताते हैं एक विमीय गति क्या होता है। आराम आराम से पढ़ना, एकदम फिजिक्स, प्योर फिजिक्स स्टार्ट हो गया। समय लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी प्रकार का डाउट रहे, क्वेश्चन रहे, पूछते जाना है, क्लियर करते जाना है। ठीक है, उदाहरण नोट कर लो। चलो, हो गया? तो समझो ध्यान से, सब लिख लिया उदाहरण। बीमा का मतलब क्या होता है समझ लो। बीमा का मतलब क्या हुआ बाबू? बीमा एक विमीय गति वगैरह आएगा तो बीमा क्या होता है? बीमा को बोलते डायमेंशन। वो डायमेंशन नहीं है, एमएलटी नहीं। यहां पर बीमा का मतलब दूसरा चीज हुआ, या तो एक्स में जाएगा, या तो -x में जाएगा, या तो +y में जाएगा, या तो -y में जाएगा। जेड ये रहता है, ठीक है। जेड का मतलब ये है +z, सॉरी ये है ऊपर +z और ये क्या है? -z। ठीक है, ध्यान समझना। एक विमीय गति, जब कोई वस्तु केवल और केवल एक विमा में चलता हो। एक विमा का मतलब या तो केवल x में चलेगा, या तो केवल y में चलेगा, या तो केवल z में चलेगा, तो वैसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक विमीय गति। वैसी गति को क्या बोलते हैं? एक विमीय गति। अब इस रूम में समझ लो, उस कॉर्नर को पकड़ लो। ये कॉर्नर को मान लो इधर x, क्या मानो? x, इधर मानो y, और ऊपर क्या हो गया? z। ऊपर क्या हो गया? z। एक चींटी को कभी चलते हुए देखा होगा। चींटी जब भी जाता है तो एक लाइन में जाता है, देखा होगा कहीं पर। चींटी कभी भी जाता है तो एक लाइन में जाता है। चींटी या तो x में जाएगा, या तो चींटी y में जाएगा, या तो चींटी z में जाएगा। चींटी को कभी नहीं देखना कि x और y दोनों में जा रहा है। हाँ, कभी कभी टेढ़ी टेढ़ी गति करता है, उसका बात अलग है। लेकिन जब चींटी सीधा जाता है तो एक विमीय गति में जा रहा है। एक विमीय गति का मतलब या तो x में, या तो y में, या तो z में। यहां लगा रहे हैं, या तो केवल x में जाएगा, या तो केवल y में, या तो केवल z में। तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक विमीय गति। ठीक है, जो केवल और केवल एक विमा में हो। कौन से विमा में हो? एक विमा। एक विमा का मतलब समझ में आ जाए, x में, या तो y में, या तो z में। ठीक है, जैसे एक बॉल है, जैसे एक मान लो एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल को ऊपर की ओर फेंके, ऊपर की ओर फेंके तो देखो ऊपर की ओर गया, किधर गया? y में गया, और y से ही रिटर्न आया। तो जब बॉल ऊपर जा रहा था तो कैसी गति कर रहा है? एक विमीय गति, क्योंकि ये बॉल केवल और केवल किधर गया? y में गया, y में गया। ठीक है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक विमीय गति, जो केवल और केवल एक विमा में होता हो। जो केवल और केवल एक विमा में होता हो, या तो x में जाएगा, या तो y में जाएगा,
या तो जेड में जाएगा। वैसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक विमीय गति। एग्जाम्पल भी दिया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है चींटी का रस्सी पर चलना। चींटी को देखना जब रस्सी पे चलेगा तो लगातार रस्सी पे ही चलेगा, एक लाइन में जाएगा, तो कैसी गति हुआ? एक विमीय गति। कभी भी बॉल को जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो कैसी गति होगा? एक विमीय। लेकिन अगर कोण से फेंकेंगे तो एक विमीय नहीं होगा। जब केवल ऊर्ध्वाधर फेंके, मतलब सीधा बॉल को, तो कैसी गति होगा? एक विमीय गति। लेकिन अगर किसी कोण पर फेंकेंगे तो एक विमीय नहीं होगा, फिर हो जाएगा क्या? द्विविमीय गति हो जाएगा। वो आगे हम बताएंगे। तो एक विमीय गति समझ में आ गया? कोई पूछेगा तो बोलना। वैसी गति जो वस्तु का गति जो होना चाहिए वो एक विमा में होना चाहिए, एक अक्ष पर होना चाहिए, या तो केवल एक्स पर, या तो केवल वाई पर, या तो केवल जेड पर। वैसी गति क्या कहलाता है? एक विमीय गति। अब बात करते हैं द्विविमीय गति का। द्विविमीय गति जब कोई वस्तु दो अक्ष में या दो विमा में गति करे तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति समझ में आ गया कि कितना अक्ष पे करेगा? दो अक्ष पे। समझ में आया बात? दो अक्ष का मतलब समझ में आ गया? या तो एक्स वाई अक्ष पर करे, या तो वाई जेड अक्ष पर करे, या तो जेड एक्स अक्ष पर करे। तो वैसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति। जैसे समझ लो एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, जहां पे क्रिकेट बॉल खेलता है, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड का ये एक्स है और ये ग्राउंड का वाई है। एक्स वाई मतलब समझ में आ गया? जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, इधर से मान लो ये एक्स हो गया, ये कॉर्नर क्या हो गया? एक्स, और इधर हो गया वाई, क्या हो गया? ये वाई। एक बॉल को इस प्रकार से फेंके प्रक्षेप गति करते हुए, ठीक है, इस प्रकार से बॉल गया, ठीक है। अब ये सीधा नहीं जा रहा है, किसी एक विमा में नहीं जा रहा है। अब ये कितना विमा लग रहा है इसमें? दो विमा। सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर ये बॉल कभी न कभी यहां आया होगा, जब ऐसे फेंका तो यहां तो आया ही होगा, तो एक्स में इतना चला और वाई में इतना चला, दो विमा हुआ कि नहीं? एक्स के साथ अब क्या आ गया? वाई भी आ गया। जब ये बॉल यहां आया होगा तो सोचो एक्स में कितना चला? एक्स में इतना चला और वाई में इतना चला। तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति। कभी न कभी बॉल यहां पर भी आया होगा ना, तो एक्स में इतना चला यहां से यहां और वाई में इतना चला। ये वाई है, ये क्या है? वाई, और ये क्या है? एक्स। तो दो विमा में चल रहा है, तो वैसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति, जो या तो एक्स वाई में चले, या तो वाई जेड में चले, या तो जेड एक्स में चले। इसका उदाहरण है प्रक्षेप गति। ये कैसी गति है? प्रक्षेप। प्रक्षेप गति किसको बोलते हैं? जो बॉल को किसी कोण पर फेंकते हैं। जैसे कैच खेला होगा ना, अरे बच्चा में कैच गेंद किया होगा ना, तो एक दोस्त यहाँ है, एक दोस्त वहां पर है, अब बॉल को किसी कोण पर फेंके, किसी कोण पर, तो बॉल पहले ऊपर हाइट तक जाता है, फिर बॉल नीचे आता है। तो वैसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। कौन सी गति? प्रक्षेप गति। इंग्लिश में बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये एक्स में भी जाता है और साथ साथ वाई में भी जाता है। और उदाहरण बहुत सारा है, अनेकों उदाहरण है। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति समझ लो, गोल गोल चक्कर की गति, ये वृत्तीय गति है। ये कैसी गति है? वृत्तीय। जब गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो वैसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। अब बताओ, मान लो यहां से स्टार्ट किए, ठीक है, यहां से हम लोग बॉल को फेंके, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो जब यहां से गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो जब यहां पहुंचा होगा, जब कोई आदमी यहां पे पहुंचा होगा, तो बताओ यहां से एक लाइन खींच लो, एक्स में कितना चला? ये इतना एक्स में चला, और वाई में कितना चला? इतना वाई में चला। तो बताओ कैसी गति हुआ? द्विविमीय गति। जो एक्स के साथ साथ वाई में भी आ जाए, वाई के साथ साथ जेड में भी आ जाए, और जेड के साथ साथ एक्स में भी आ जाए, वैसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति। इसका एग्जाम्पल भी बताएं, प्रक्षेप गति। इसका एग्जाम्पल बताएं, वृत्ताकार गति। और मैदान में जब फुटबॉल वगैरह कभी खेला होगा तो फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है, और किसी कोण पर गया, मानो फुटबॉल यहाँ पर है, तो थोड़ा सा किक किए, फुटबॉल जमीन पकड़ करके नीचे जा रहा है, तो जब नीचे की ओर गया
इधर से कितना चला x, और इधर से कितना चला y, तो भी कैसा होगा द्विविमीय गति। तो ये सब उदाहरण है तेरे मेरे पथ पर चींटी की गति। चींटी तेरा मेरा पथ पर चल रहा है, तेरा मेरा समझ में आया, अरे तेरा मेरा समझ में आया, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये भी कैसे गति है, द्विविमीय गति। कैसे पता चला, तो देखो इधर, यहां से एक लाइन खींचो, ये x है और ये क्या है y, ये x और ये क्या है y। जब चींटी यहां पर आया होगा तो x में इतना चला और y में इतना चला, तो वैसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति, जो x के साथ y में भी आ जाए या y के साथ z में भी आ जाए और z के साथ x में भी आ जाए। क्लियर हो गया, तो वैसी गति क्या कहलाएगा, द्विविमीय गति। एग्जांपल नोट कर लो, ये प्रक्षेप गति का उदाहरण, सब आएगा, सब पढ़ना है, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है। ये वृत्तीय गति और ये चींटी की टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति। आज बहुत सारे उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है। तो एक विमीय गति समझ में आया, एक विमीय जो एक विमा में रहेगा, एक विमा समझ में आया जो x में हो जाए या y में हो जाए या z में हो जाए। द्विविमीय का मतलब जो x y में भी चल सके या y z में या z x में, मतलब दो विमा इन्वॉल्व होना चाहिए। और एक विमीय में एक विमा, विमा मतलब समझ में आया, x या तो y या तो z। सब पढ़ना है, पूरा टॉपिक है, समझ में आए बात, ये सब पूरा टॉपिक है। चौथा चैप्टर में दिखेगा तुमको, सब टॉपिक दिखेगा, ठीक है। बढ़िया से समझते जाना केवल, अभी तो केवल परिभाषा चल रहा है। तो कोई पूछ दिया एक विमीय गति बताओ, क्या जवाब देगा कि जब कोई वस्तु का गति एक विमा में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक विमीय गति। जैसे चींटी जब सीधी लाइन में चलता है तो एक विमीय गति करता है। द्विविमीय गति कोई पूछ दिया कि द्विविमीय गति क्या है, तो जब कोई वस्तु दो विमा में चल रही, कितना विमा में, दो विमा में, x के साथ y में भी, y के साथ z में भी और z के साथ x में भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति। जैसे किसी बॉल को फेंके, प्रक्षेप गति करवाएं, किसी कोण से फेंके तो बॉल पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है। तो दो विमा में हुआ, एक x में भी चला साथ साथ y में भी चला, x मतलब आगे बढ़ा और y मतलब ऊपर गया हो, ठीक है। उसके बाद हम बताएं वृत्तीय गति। वृत्त में कैसे चलते हैं हम लोग, घूमते, अरे चक्कर लगाते हैं ना, तो मान लो कि यहाँ है, घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया तो x में चला इतना और y में इतना चला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति। तो सिंपल सा, एक विमीय मतलब एक विमा में गति करना है, द्विविमीय मतलब दो विमा में गति करना है, और त्रिविमीय मतलब कितना विमा होगा, तीन विमा होगा। हटा दे, लिखा गया, अरे हटा दे, हटा दे इसको, लिखो तीसरा, लिखो त्रिविमीय गति। जब कोई वस्तु x डैश y डैश z, x डैश y डैश z तीनों में गति करे, तीनों में गति करे, तो वैसे गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। तो वैसे गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। चलो ध्यान से समझ लो, एग्जाम्पल लिख लो, बताते हैं। सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, टोटल चीज एनसीईआरटी में मिल जाएगा, सब चीज एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है, कोई अलग से हम नहीं लेकर के आते हैं। सब एनसीईआरटी का टोटल चीज जितना भी पढ़ाते हैं ना, सब एनसीईआरटी का मिल जाएगा। चलो त्रिविमीय गति, लिख लिया सब, चलो समझो ध्यान से। मान लो कि ये कमरा है, यहां से मान लो घिरा हुआ है, ये कमरा है, ठीक है। तो इस कमरा में कितना बीमा है, तीन बीमा, कितना बीमा, तीन, ये x, ये y और ऊपर कितना z, कितना बीमा है, तीन बीमा। अब मान लो कि मेरे पास पतंग है, हम कॉर्नर पे खड़ा है और पतंग को उड़ा रहे हैं, तो पतंग जब उड़ेगा तो इस प्रकार से उड़ा, अरे पतंग इस प्रकार से उड़ा ना, तो बताओ, मान लो कि पतंग उड़ते उड़ते यहां पर आ गया, यहां पर पतंग है, तो बताओ x में कितना चला,
ये x है और ये नीचे वाला क्या है x। y में कितना चला, ये y है और z क्या है ऊंचाई। ये तीनों गति लिया कि नहीं लिया, अरे तीनों प्रकार का बीमा लिया, x भी लिया, y भी लिया और साथ साथ z भी लिया। तो जिसमें तीनों बीमा आ जाए, x भी आ जाए, y भी आ जाए, z भी आ जाए, तो वैसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गति। समझ में आ गया। अगर एक बीमा आ जाए तो एक बीमीय गति, दो बीमा आ जाए तो द्विविमीय गति और तीनों आ जाए तो त्रिविमीय गति। क्लियर हो गया, हटा दे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा परिभाषा था एक बीमा, द्विबीमा और त्रिबीमा का मतलब। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दूरी व विस्थापन। दूरी भी है और विस्थापन भी है, लिखा गया। चलो दूरी और विस्थापन, पहले हम दूरी का बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे विस्थापन और दोनों को मिक्स कर देंगे फिर बाद में। उसके बाद पता चलेगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, सुनो ध्यान से। दूरी का सिंपल सा परिभाषा, एकांक समय में तय की गई लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी। एकांक समय में तय की गई लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी। समझो ध्यान से जो चीज हम बोल रहे हैं। देखो मान लो कि कोई ये वस्तु है, m नाम का कोई वस्तु है, ठीक है। इसको a से b पर जाना है। a से किस पे जाना है, b पर जाना है। तो a से b पर जाने के लिए बहुत सारा रास्ता इसके पास है। ये a से b पर जाने के लिए कोई इस प्रकार से भी जा सकता है, ठीक है। मन किया तो इस प्रकार से भी जा सकता है, मन किया तो सीधा भी जा सकता है, ठीक है। मन किया तो इस प्रकार से गया, मन किया तो ये इस प्रकार से गया, ठीक है। तो एकांक समय में जो तय की गई लंबाई है, जितना भी लंबाई तय करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। अब बताओ a से b तक जाने के लिए, सुनो ध्यान से, हम तुमको बोल दिए, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम तुमको बोल दिए कि यहां से कौवा कोल का मोड़ जाओ और रास्ता नहीं बताएं, अब तुमको ऐसे ही केवल बोल दिए कि कौवा कोल का मोड़ जाओ, तुम्हारी मर्जी है, जिधर से भी पहुंचो। एक स्टूडेंट किया इस गली से निकला इधर से पहुंच गया, एक स्टूडेंट क्या किया कि इस गली से निकला इधर से होकर के मुड़ा, एक स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा चलने वाला था, वो क्या किया इधर से निकला बिज्जू होकर के गया, फिर नदी से होकर के फिर से आया कौवा कोल का मोड़। सब स्टूडेंट का अलग अलग तरीका है। एक स्टूडेंट थोड़ा घूमने वाला था, यहां से गया, पहले आश्रम घूम के आया, फिर वो आया, फिर कौवा कोल का मोड़ आया। तो दूरी क्या होता है कि जितना लंबाई तय किए, जितना लंबाई क्या किए तय किए, वो पूरा का पूरा क्या है, दूरी है। ये स्टूडेंट जो यहां से जो डायरेक्ट इस गली से निकला वो भी दूरी है, वो भी वहीं पे पहुंचा। और एक स्टूडेंट यहां से गया इस गली से पास होते हुए गया, वो भी दूरी ही है, ठीक है। और एक बिज्जू होकर के गया, वो भी दूरी है। एक आश्रम पहले घुमा फिर आया, वो भी दूरी है। मतलब जितना दूरी तय किए, जितना चले, वो सब के सब क्या है, दूरी है। तो दूरी में कोई भी दिशा का मतलब नहीं होता है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें कोई भी दिशा का पता नहीं है। हम केवल तुमको बोले कि कौवा कोल के मोड़ के पास पहुंचना है, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे पहुंचना है पहुंच जाओ केवल, लेकिन पहुंचना है, ठीक है। तो कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है, इसमें किसी प्रकार का दिशा का चर्चा नहीं होता है। तो बताएं दूरी क्या होता है, क्या बताएं कि जब कोई कण द्वारा निश्चित समय में तय की गई जो लंबाई है, जितना भी लंबाई तय कर रहा है, जितना भी चल रहा है, सब के सब क्या है, दूरी है। जैसे यहां से जो गया होगा उसका दूरी कम लगा होगा, यहां से जो गया होगा उसको दूरी ज्यादा लगा होगा, जो बिज्जू होकर के गया उसको थोड़ा और ज्यादा, और कोई घूमने फिरने वाला पहले आश्रम गया फिर घूम के आया, उसको भी थोड़ा भी दूरी ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा क्या लगा, ज्यादा लगा, ठीक है। सब के सब दूरी ही है, ठीक है। और दूरी का कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, इसलिए कैसी राशि है, अदिश राशि। जैसे हम बताएं कि ए से बी पर जाना है, अब तुम्हारा मर्जी 5 रास्ता है, कितना रास्ता है, 5, जिधर मन किया उधर से चल जाओ। पहला रास्ता पकड़े पहुंच गए बी पे, दूसरा रास्ता पकड़े पहुंच गए, तीसरा रास्ता पकड़े ये भी पहुंच गए, चौथा रास्ता भी पकड़ करके पहुंचे और 5वां रास्ता भी पकड़ करके पहुंचे। तो जितने भी तय किए सब के सब क्या है, दूरी है। पहला रास्ता भी दूरी है, पहला रास्ता भी दूरी है, दूसरा रास्ता भी दूरी है, तीसरा रास्ता भी दूरी है, चौथा भी दूरी है और 5वां भी दूरी। केवल फर्क होगा जाएगा किसका, समय का। ये जल्दी पहुंचेगा क्योंकि दूरी कम है, ये थोड़ा ज्यादा समय लेगा, ज्यादा समय लगे, बहुत ज्यादा समय लेगा, ठीक है। लेकिन सबके सब क्या है, दूरी ही है। तो एकांक समय में जितना लंबाई तय किए, जितना लंबाई, सबके सब क्या है, दूरी। नेक्स्ट
याद रखना कि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, और दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूरी जब भी होगा तो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। जैसे समझो, मान लो कि ये कोई वस्तु है, ध्यान समझना जो चीज बोल रहे हैं हम। ये कोई वस्तु है, ये वस्तु ए से चला, बी पे पहले पहुंचा। ए से किस में चला? ए से बी, 10 मीटर चला। कितना मीटर चला? 10 मीटर। बी से फिर पहुंच गया सी पर, बी से पहुंचा कहां पर? सी पर पहुंच गया। ये चला 5 मीटर। कितना चला ये? 5 मीटर। अब ये सी से पुनः आ गया ए पर, ये मान लो चल गया, मान लो ऐसे ही बता रहे 15 मीटर चला। कितना मीटर चला? 15। मान करके बता रहे, बोलना सर कर्म बन गया, हम अभी मान रहे केवल। तो बता दूरी कितना हुआ? ए से चला, पहुंचा ए पर ही, ए से चला और ए पर ही पहुंचा, ठीक है। लेकिन दूरी कितना तय किया? 10 इधर, 5 इधर, 10 5 15, अब 15 मीटर इधर चला, टोटल कितना हुआ? 30 मीटर। तो दूरी जब भी होगा धनात्मक होगा, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता, और दूरी जीरो नहीं हो सकता। दूरी जब भी होगा क्या होगा? धनात्मक होगा। हम चलते रहे तो जितना दूरी चलेंगे तो सबके सब, जितना लंबाई चलेंगे सबके सब क्या होगा? दूरी होगा। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक और जीरो नहीं हो सकता। दूरी क्या हो सकता है? केवल और केवल धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन पलट जाएगा। बात समझ में आया? बात क्या बोल रहे हैं? तो दूरी का मतलब समझ में आया कि जितना चले सबको जोड़ दो, जितना चले सबको जोड़ दो, सब पे सब क्या है? दूरी है, ठीक है। तो लिख लो, पॉइंट लिख लो, इस तरह का बना लो, ये सब के सब दूरी है। पहला रास्ता भी दूरी, दूसरा रास्ता भी दूरी, तीसरा रास्ता भी दूरी, जो मन किया उधर से चलो। तो एकांक समय में जितना भी लंबाई चलते हैं, जितना भी लंबाई चलते हैं, सब के सब क्या है? दूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा, ठीक है, जो घूमने फिरने वाला होता है वो थोड़ा घूम करके जाता है, वो भी दूरी है। जैसे मान लो कि यहां से जाना है किसी को, मान लो किसी को जाना है सिक्को देवरा घर जाना है। अब स्टूडेंट है, एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ा, जल्दी पहुंच गया, आराम से यहां से निकला, पहुंच गया। एक है थोड़ा घूमने फिरने का, कि थोड़ा घूम लेते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा ब्लॉक वगैरह में देख लेते हैं। यहां से गया, मोड़ के होते हुए ब्लॉक पहुंचा, ब्लॉक से होते हुए गया, वो भी दूरी है। एक को मन किया कि थोड़ा हाई स्कूल चल जाते हैं, क्या हो रहा है हाई स्कूल, उसको भी पता कर लेते हैं। हाई स्कूल गया, फिर वहां से गया सिक्को देवरा, वो भी दूरी है। समझ में आया? जितना दूर चल रहे हैं सब पे सब दूरी है, सबको जोड़ते जाओ। और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूरी जब भी होगा धनात्मक ही होगा। लेकिन आगे पता चलेगा तुमको कि विस्थापन जो होगा ना, विस्थापन वो जीरो भी हो सकता, ऋणात्मक भी हो सकता, और साथ साथ धनात्मक भी हो सकता। देखो वही लिखा हुआ है, गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान सदैव क्या होता है? बढ़ता है। दूरी बढ़ते जाएगा, समय बढ़ते जाएगा, तो दूरी भी क्या होगा? बढ़ते चल जाएगा। यहां पर लिख लेना एक पॉइंट, चौथा पॉइंट में लिख लेना, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, फिक्स है, ये ऋणात्मक नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा? ये धनात्मक होगा। हटा दें इसको, चलो लिख लिया सब। अब बात करेंगे, दूसरा है वो क्या है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी के बारे में समझ में आया? क्या बताएं कि एकांक समय में तय की गई जो भी लंबाई है, जितना भी लंबाई तय कर रहे हैं, वो सब के सब क्या है? दूरी है। जितना चले सब दूरी है, ठीक है। घर से आए, कोचिंग आए, जितना चले सब दूरी, ठीक है। यहां से घर पे पहुंचेंगे वो भी दूरी है। विस्थापन में क्या अंतर है उसको समझना है, तब दोनों में अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है दोनों में। समझो ध्यान से। अब लिख लिया? आज के बाद कभी नहीं भूलना है बाबू, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, ठीक है। सब बहुत कंफ्यूज में रहता है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, समझ में आएगा। लिख लिया? चलो सुनो बाबू, ध्यान से समझना। विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है। विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में। विस्थापन होने के लिए दो बिंदु का होना बहुत जरूरी है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। ये दो चीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु और
अंतिम बिंदु, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो दो बिंदु को होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दो बिंदु आएगा तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विस्थापन, ठीक है। इसमें एक निश्चित दिशा होता है, इसमें क्या होता है, एक निश्चित दिशा होता है। जैसे समझो ए से, मान लो एम कोई वस्तु है, ए बिंदु पर है, और इसको जाना है, इस वस्तु को जाना है बी बिंदु पर। ए से कहां जाना है, बी बिंदु को। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु कौन है, प्रारंभिक बिंदु कौन है, जहां पर वस्तु रखा हुआ है। वस्तु कहां पे रखा हुआ है, ए पर, तो ए हो गया प्रारंभिक बिंदु। और अंतिम बिंदु कौन है, अंतिम बिंदु कहां पर पहुंचना है, ये अंतिम बिंदु है। अब दोनों बिंदु को एक रेखा से मिला लो, यही हो गया तुम्हारा विस्थापन। विस्थापन के लिए दो बिंदु होना जरूरी है, और दोनों बिंदु का जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक रेखा से जब मिलाते हैं, वही कहलाता है क्या, विस्थापन। जैसे एक सिंपल सा, यहां से हमको जाना है कौवा का मोड़, तो हम यहां से चल रहे हैं, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु क्या है, कौवा का मोड़ है। अब इसको एक लाइन से मिला दो, ठीक है, जितने भी बिल्डिंग वगैरह टूटते हुए एक लाइन से मिला दो, तो ये तुम्हारा हो गया विस्थापन। तो विस्थापन के लिए क्या है, एक दिशा है, विस्थापन के लिए एक दिशा है कि जब भी जाएगा तो इसी से जाएगा। समझ में आया बात, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मतलब दोनों बिंदु के बीच का जो अंतर है वही कहलाता है क्या, विस्थापन। सबसे छोटा दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। सबसे छोटा दूरी क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या बात समझ में आया, क्या बोल रहे हैं, क्या बात समझ में आया, क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक रेखा से मिला दो, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। जैसे हम बताए ना कि यहां से जाना है कौवा का मोड़, और कौवा को मोड़ जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, तो हमको सब रास्ता से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल और केवल एक ही रास्ता से मतलब है, जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को क्या करता है, मिलाता है, ठीक है। वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, वही तुम्हारा कहलाएगा विस्थापन। अब बताओ इसमें कितना रास्ता था, 5 रास्ता था, अरे इसमें कितना रास्ता था, 5 रास्ता था कि नहीं। अब बताओ दूरी सब है, पांचों पे पांचों क्या है, दूरी है, लेकिन विस्थापन कौन है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये तुम्हारा क्या है, विस्थापन। ये विस्थापन भी है, साथ साथ दूरी भी है, ये दोनों चीज है, विस्थापन भी है और दूरी भी है, लेकिन विस्थापन केवल और केवल ये है, अब बाकी दूरी पांचों है। क्लियर। तो विस्थापन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, दो बिंदु, कौन कौन सा बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो एक लाइन से, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि विस्थापन क्या है। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से जब अंतिम बिंदु को जोड़ेंगे तो एक दिशा आया कि नहीं आया, इसी दिशा से हम लोग जाएंगे तब क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। तो बताओ विस्थापन का रास्ता कौन सा है, विस्थापन का 5 में से कौन सा रास्ता है, 5 में से केवल और केवल तीसरा जो पथ है, तीसरा जो रास्ता है, वो केवल और केवल क्या बनता है, विस्थापन, जबकि दूरी सब है, पांचों पे पांचों क्या है, दूरी है। दूसरे लैंग्वेज में तू सब 10th क्लास में रट करके आया होगा कि सबसे छोटी दूरी विस्थापन होता है, सबसे छोटी दूरी क्या होता है, विस्थापन। तो बताओ इसमें सबसे छोटी दूरी कौन सा है, सबसे कम कौन चलना पड़ेगा पांचों में से, तीसरा ही, तीसरा ही सबसे क्या है, छोटी दूरी है, तो सबसे छोटी दूरी भी क्या होता है, विस्थापन। तो बताओ अब हम तुमसे पूछे 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन में तुमसे बताना कि कौन सही है और कौन गलत है। पहला ऑप्शन विस्थापन छोटा होगा दूरी से, दूसरा ऑप्शन विस्थापन बराबर होगा दूरी से, तीसरा ऑप्शन विस्थापन छोटा और बराबर होगा दूरी से, और चौथा इनमें से सभी। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, एक्यूरेट आंसर बताइए, बताना क्या, कौन 3 नंबर, 1 नंबर। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। बताओ पांचों दूरी है, पांचों क्या है, दूरी, अब विस्थापन केवल केवल क्या है, तीसरा है। तो बताओ सबसे पहला बात तो कि दूरी बड़ा होता है किससे, विस्थापन से। तो देखो दूरी बड़ा है विस्थापन से, लेकिन एक ऐसा भी दूरी है जो विस्थापन के क्या है, बराबर है। तो कौन सा दूरी है, तीसरा जो है पथ जो है वो विस्थापन के क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन कौन सा एक्यूरेट सही है, तीसरा। विस्थापन हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसका, दूरी का। जैसे एग्जांपल समझो, समझ में आएगा।
जैसे हम बताएं कि यहां से जाना है, अल्लाह शांत करके समझो एग्जाम्पल, यहां से जाना है कौवा कोटा मोड़ जाना है, ठीक है, एग्जाम्पल समझते जाना। एक रास्ता यहां से निकले और डायरेक्ट यहां से गए, दूरी, ठीक है। दूसरा रास्ता कि इधर से निकले घूम करके गए, वही दूरी। तीसरा रास्ता विज्जो करके गए, वही दूरी। चौथा रास्ता एक यहां बिंदु और एक वहां बिंदु, कौवा कोटा मोड़ उसको भी लाए, वही दूरी, ठीक है। और वो दूरी भी है, साथ साथ विस्थापन भी है। अरे दूरी भी है, बताए ना कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला वो विस्थापन कहलाता है, और वो दूरी भी होता है, ठीक है। तो एक रास्ता ऐसा है जिसमें विस्थापन और दूरी दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन बाकी चारों रास्ता में दूरी हमेशा क्या है, बड़ा है, किससे, विस्थापन से। कौन सा सही होगा, तीसरा, नोट कर लो। तो तब विस्थापन के लिए कितना बिंदु, विस्थापन के लिए कितना बिंदु, 2 बिंदु। जब भी बोलेगा विस्थापन निकालने के लिए तो किसको मिलाना है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को, बाकी विस्थापन निकल जाएगा। एग्जाम्पल जब करेंगे समझ में आएगा। कैसी राशि हुआ, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। क्यों सदिश राशि हुआ, क्योंकि यहां से जाने का कौवा कोटा मोड़, तो यही रास्ता है जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, इससे यही रास्ता से पहुंचेंगे। यहां बिंदु और एक अंतिम बिंदु मिला दिए, एक रास्ता बना, और एक रास्ता बना, इसी रास्ता से पहुंचेंगे। तो एक दिशा आया कि नहीं आया, लेकिन उसमें कोई दूरी का दिशा नहीं है, कोई सा भी रास्ता से पहुंच रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का दिशा नहीं है, लेकिन इसमें एक दिशा आ गया कि यही रास्ता से जाएगा, तभी क्या आएगा, विस्थापन आएगा। तो विस्थापन क्यों सदिश राशि है, समझ में आया। अरे विस्थापन क्यों सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में क्या है, दिशा है, एक ही रास्ता उसी से जाना है, तो एक दिशा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दूरी में बहुत सारा रास्ता है। चलो अब हम तुमसे पूछे एक क्वेश्चन, ऐसे पूछते हैं, हटा दें इसको। चलो तुम सबसे पूछते हैं, ध्यान समझना। एक कोई वस्तु है m, ध्यान समझते जाना। हम तुमसे पूछेंगे दूरी और विस्थापन कितना होगा, ठीक है। ये m है, ये पहले a बिंदु पर है, कौन से बिंदु पर, a बिंदु पर। a से पहुंचा ये b पर, a से किधर पहुंचा, b पर। मान लो ये 4 मीटर चला, कितना मीटर चला, 4, b पर पहुंच गया। अब b से गया ये c पर पहुंचा, b से कहां पहुंचा, c पर, ठीक है। अब इसका दूरी मान लो कि यह 3 मीटर, कितना मीटर है, 3 मीटर। तो बताओ a से c के बीच में दूरी कितना हुआ, कितना दूरी हुआ, तो सबको जोड़ लो, दूरी कितना हुआ, दूरी 4 चला a से b के लिए, और 3 चला b से c के लिए, दूरी कितना हो गया, 7 क्या हो गया, 7 मीटर दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन के लिए चाहिए 2 बिंदु, कितना बिंदु, 2 बिंदु। प्रारंभिक बिंदु कहां पर है, प्रारंभिक बिंदु a पर है, और अंतिम बिंदु कहां पर है, अंतिम बिंदु c पर है। दोनों बिंदु को मिला दो, मिल गया, ये हुआ तुम्हारा विस्थापन। तो विस्थापन के लिए दिशा आया, विस्थापन के लिए दिशा है कि नहीं। अब बताओ कितना होगा, तो 4 और 3 का कितना होगा, 5, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 5। तो विस्थापन कितना आया, विस्थापन कितना, 5 मीटर, और जबकि दूरी कितना आया, 7 मीटर। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बताएंगे क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही बताया, किताब का क्वेश्चन आएगा, हटा दे, आएगा सब क्वेश्चन आएगा। तो दूरी समझ में आया, कोई भी रास्ता पकड़ करके चल जाओ, दूरी, लेकिन एक फिक्स प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को देखेंगे तो क्या होगा, विस्थापन होगा। हटा दे, इसको लिख लिया है ना, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि दूरी तथा विस्थापन को तुलना करना है, किसको किसको, दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में समझ में आया, दूरी जितना चलेंगे, जितना लंबाई चलें, सबके सब क्या हो गया, दूरी हो गया। विस्थापन के लिए क्या देखना पड़ता है, 2 बिंदु, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु, दोनों को मिला दो, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए रट लो दिमाग में कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, दूरी किधर से भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन के लिए हम लोग 2 बिंदु देखेंगे, अभी करेंगे क्वेश्चन, एक से एक आएगा, पर इसको कंप्लीट तो होने दो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा कि बस समझना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। तो कोई पूछेगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो 3 अंतर तो बता दिए। पहला अंतर क्या बताना, कि कोई वस्तु जितना लंबाई चलता है सबके सब क्या होता है, दूरी होता है। लेकिन विस्थापन के लिए क्या देखना पड़ता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, कहां से चला और कहां पहुंचा, और दोनों के बिंदु के बीच के अंतर ही क्या कहलाता है, विस्थापन।
और एग्जाम्पल बताया कि दिमाग में अट गया, अरे अट गया, दूरी समझ में आया, जितना चलो सबके सब क्या है दूरी, विस्थापन क्या है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, उससे कोई मतलब नहीं है। अब तुमसे पूछे एक दो एग्जाम्पल बताना तुम सब, ठीक है। घर से भी यहां आया, आया ना, मान लो कि घर से यहां पर आया 1 किलोमीटर लगा, ठीक है। अब फिर से यहां से जाकर के फिर से घर ही जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर आया और 1 किलोमीटर गया, तो तुम जब घर पहुंच गया उस समय दूरी कितना हुआ, कितना, एक आया और एक गया, कितना 2 किलोमीटर। लेकिन हम तुमसे पूछे कि बताओ बाबू विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन दूरी तो बताया, सबको जोड़ दो, एक आए और एक गए, तो एक के कितना 2 किलोमीटर हो गया दूरी, लेकिन विस्थापन बताओ, विस्थापन 0। कैसे 0 हुआ कि प्रारंभिक बिंदु तुम्हारे घर पर था और अंतिम बिंदु भी घर पर ही है, तो नेट कितना चला 0, जहां है वहीं पर है। समझ में आया कि नहीं? तो विस्थापन के लिए देखा जाता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, कहां आया कहां गया उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, ठीक है, वृत्ताकार पथ समझ में आया कि वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, यहां से चला और एक चक्कर लगा करके आया, तो दूरी कितना हुआ, दूरी होता है वृत्त का परिधि क्या कहलाता है दूरी, तो दूरी कितना हुआ 2πr, दूरी कितना हुआ 2πr, जहां से चला वहीं आया, तो वृत्त का परिधि होता है दूरी, लंबाई होता है वृत्त का परिधि, कितना चला 2πr। लेकिन विस्थापन जहां था वही है, प्रारंभिक बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु भी वही है, नेट कितना चला 0, जहां बेचारा वही रह गया। समझ में आया बात? अभी करेंगे क्वेश्चन आगे पता चलेगा, ठीक है। तो रहने तो इसका बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, समय भी हो गया। अभी तो ये केवल बता रहे हैं, ठीक है, अभी केवल ये अभी न्यूमेरिकल वगैरह बहुत सारा आएगा, देखो न्यूमेरिकल भरा हुआ है, एनसीईआरटी का सब न्यूमेरिकल है, इसे सब न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का मिलेगा, तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, न्यूमेरिकल अपने आप बनेगा। हाँ, कल तो तुम्हारा केमिस्ट्री अल्टरनेट सुन लो, जो न्यू स्टूडेंट है सुन लो, MWF मंडे, वेडनेसडे और MWF फ्राइडे, ये तीनों चलता है फिजिक्स, TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है, ये तीनों दिन जो होता है केमिस्ट्री, और बायोलॉजी पर डे तो चलता है ये। समझ में आ गया अल्टरनेट, ठीक है। तो रहने दो आज इतना ही।